Students, in the previous video we have discussed the first element of staffing, which was recruitment. Now we will study the second element of staffing, which is selection. Okay, तो सिलेक्शन की नॉर्मल मीनिंग देखें तो सिलेक्शन मीन्स क्या, सिलेक्ट करना. ठीक है, पहले हमने क्या किया, रिक्रूटमेंट किया, बहुत सारे फॉर्म्स मंगवाए. इसके बाद अब हमको क्या करना है, हमें से सिलेक्ट करना है कि हमको कौन, हमारे जॉब के लिए कौन सा जो कैंडिडेट है वो मोस्ट सूटेबल है. ओके, तो अब देखते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है. डिस्कवरिंग मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट. ठीक है, ऐसा कैंडिडेट ढूंढना है हमको जो मोस्ट प्रॉमिसिंग हो, जो ज़्यादा अच्छे से वर्क करता हो और सबसे ज़्यादा हमारे जॉब के लिए सूटेबल हो. ऐसे एम्प्लॉय को हमको, ऐसे कैंडिडेट को हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है. ठीक है, तो क्योंकि बहुत सारे फॉर्म्स आएंगे, अब हमको उतने कैंडिडेट्स की तो रिक्वायरमेंट है नहीं, उतने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है नहीं. हमको जितनी रिक्वायरमेंट है हम उतने ही सिलेक्ट करेंगे. तो वो कैसे कैसे सिलेक्ट करेंगे वो अब हमको देखना है. ठीक है, तो उसके लिए क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस है. अच्छा, सिलेक्शन कब होता है, जैसे ही रिक्रूटमेंट एंड होता है वैसे ही हमारा क्या होता है, सिलेक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है. ठीक, और सिलेक्शन जो है वो क्या एक नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि इतने सारे रिक्रूटमेंट्स हमने लिए हैं, उसके बाद हम सेलेक्ट जो है वो बहुत कम लोगों को करेंगे. सपोज़ अगर हमको 10 एम्प्लॉयज़ ही चाहिए लेकिन हमारे पास 100 लोगों का डेटा आया है. ठीक है, 100 लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ है. अब अगर हमको सिर्फ 10 लोग चाहिए तो हम 10 को ही सेलेक्ट करेंगे. तो जो 90 जो लोग हैं वो उनको हमको रिजेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये एक नेगेटिव चीज़ के रूप में भी इसको देखा जाता है सिलेक्शन को. और ये कब स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही रिक्रूटमेंट एंड होता है वैसे ही सिलेक्शन स्टार्ट हो जाता है. अब सिलेक्शन का एक प्रोसेस होता है कि सिलेक्ट हमको कैसे कैसे करना है. सिलेक्शन का प्रोसेस होता है कि सिलेक्शन किस किस स्टेप से होकर जाएगा, किस तरीके से हम सिलेक्ट करेंगे किसी भी कैंडिडेट को. तो फर्स्ट इसमें आता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग जो है वो उसका फर्स्ट प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है कि हम बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो भरवाते हैं कैंडिडेट से, जिससे कि हम अनक्वालिफाइड कैंडिडेट को फर्स्ट प्रोसेस में ही रिजेक्ट कर सके, कि जो कि हमारे जॉब के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है. उनके फॉर्म से ही हमें पता चल जाएगा कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं, क्या क्या एरर्स हो रहे हैं उनके में. तो उस तरीके से हम अनक्वालिफाइड कैंडिडेट को पहले ही बाहर कर देते हैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग से. ठीक है, नाउ द सेकेंड इज सिलेक्शन टेस्ट. अब हमको उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज चेक करनी है. ठीक है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग से जो बाहर हो गए जितने लोग, अब जो लोग बचे हैं उसका हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, ताकि उनकी हमको प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज हमको उनकी पता चल सके. राइट, तो उसके लिए फर्स्ट जो टेस्ट होता है वो होता है इंटेलिजेंस टेस्ट. इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या होता है कि हमको कैंडिडेट का IQ लेवल चेक करना होता है. ठीक है, तो IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन चेक करने के लिए हमको इंटेलिजेंस टेस्ट लेना होता है. नाउ द सेकेंड टेस्ट इज एप्टीट्यूड टेस्ट. एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है कि हमको जो कैंडिडेट है उसको देखना है कि वो न्यू जॉब को किस तरीके से लर्न करता है. हाउ क्विकली अ कैंडिडेट कैन लर्न न्यू थिंग्स, न्यू मेथड्स, न्यू स्किल्स, है ना. तो वो किस तरीके से और कितने जल्दी वो न्यू स्किल्स को सीखता है, इसके लिए हमको देखना होता है एप्टीट्यूड टेस्ट. के बाद थर्ड है पर्सनैलिटी टेस्ट. उसका ह्यूमन बिहेवियर चेक करने के लिए हमको लेना होता है ये पर्सनैलिटी टेस्ट. ठीक है, उसकी नॉलेज को चेक करने के लिए. इसके बाद आता है ट्रेड टेस्ट. ट्रेड टेस्ट में जो कैंडिडेट है उसकी जो एग्जिस्टिंग स्किल है उसको चेक किया जाता है कि वो पर्टिकुलर एरिया में उसकी क्या प्रोफेशनल नॉलेज है, उसके अंदर क्या क्या स्किल्स है ऑलरेडी, उसके लिए होता है ट्रेड टेस्ट. ठीक है, और उसके बाद इंटरेस्ट टेस्ट, कि उसको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस जॉब में फाइंड आउट करना है हमको, कि टाइप ऑफ जॉब है ना, किस जॉब में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसके लिए होता है इंटरेस्ट टेस्ट. ठीक है, अब एक ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत सारे वर्क होते हैं, तो हर जॉब के लिए हर कैंडिडेट जो है वो सूटेबल नहीं होता है. तो हमको देखना है कि उस पर्टिकुलर कैंडिडेट का किस जॉब में जो है इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो इसके लिए होता है इंटरेस्ट टेस्ट. तो ये 5 तरीके के टेस्ट होते हैं सिलेक्शन टेस्ट के अंदर. अब
ये सेकेंड पॉइंट हो गया, टेस्ट ले लिया हमने। अब थर्ड आता है इंटरव्यू, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। ठीक है, अब क्या होगा, फेस टू फेस कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, उसको देखा जाएगा, परखा जाएगा कि उसके अंदर क्या क्या नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज, सारी नॉलेज उसकी चेक की जाएगी फेस टू फेस। एक्सपर्ट की पैनल्स बैठेंगी उसके साथ और फिर उसको चेक करेंगी। इसके बाद चेकिंग रेफरेंस इन बैकग्राउंड। फॉर्म में जो भी कैंडिडेट है उससे 2 रेफरेंस के लिए नाम लिए जाते हैं ताकि हम उसको क्या कर सकें, क्रॉस चेक कर सकें। ठीक है, उसके कैरेक्टर को चेक कर सके। कैरेक्टर चेक करना भी बहुत ज़रूरी है कैंडिडेट का, बिकॉज वो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने वाला है। ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने वाला है, तो उसके लिए उसका कैरेक्टर टेस्ट भी ज़रूरी है। वो कैसे होगा, रेफरेंस के थ्रू। इसके बाद सिलेक्शन डिसीजन। अब इतना काम हमने क्यों किया, सेलेक्ट करने के लिए। तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा, डिसीजन लेना होगा कि ये सारे टेस्ट से होने के बाद अब कौन कौन किस किस कैंडिडेट को हमको सिलेक्ट करना है। अब आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। अब जितने हमने सेलेक्ट किए उन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को हम क्या करते हैं, मेडिकल टेस्ट के लिए भेज देते हैं। अगर या तो फिर ऑर्गेनाइजेशन खुद अपने डॉक्टर अपॉइंट करती है या उनका किसी हॉस्पिटल से टाई अप होता है, वो हॉस्पिटल को भेजती है अपने कैंडिडेट्स को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद आती है जॉब ऑफर। ठीक, तो मेडिकल टेस्ट में भी जो फिर पास हो जाते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, जॉब ऑफर दे दिया जाता है, मतलब लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दे दिया जाता है जिसमें कि उनके टर्म्स कंडीशन और जॉब की सारी डिटेल होती है। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो कि इसका लास्ट प्रोसेस है। इसमें क्या होगा, जैसे ही जॉब ऑफर कर दिया गया कैंडिडेट को, अब वो क्या करेगा, सारी टर्म्स कंडीशन, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो किस में आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। उसमें मतलब जो जॉब ऑफर को जो कैंडिडेट है, जो एम्प्लॉय है, वो साइन कर देगा और वो साइंड जो डॉक्यूमेंट है वो क्या लाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें आपकी जॉब की सारी डिटेल्स लिखी होंगी। ठीक है, तो ये हुआ आपका सिलेक्शन का प्रोसेस। हमने रिक्रूटमेंट पढ़ लिया, हमने सिलेक्शन पढ़ लिया। नाउ वी विल स्टडी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ट्रेनिंग देखते हैं पहले। ट्रेनिंग क्या होती है, इक्विपिंग द एम्प्लॉय विद रिक्वायर्ड स्किल टू परफॉर्म द जॉब। मतलब कि जॉब परफॉर्म करने के लिए आप एम्प्लॉयज़ को क्या करना होगा, हमको रिक्वायर्ड स्किल्स देनी होगी। जो उस जॉब के लिए जो हमको स्किल्स चाहिए वो हमको क्या करनी होगी, उस एम्प्लॉय को देनी होगी ताकि वो बेटर परफॉर्मेंस दे पाए। और डेवलपमेंट मतलब क्या, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय की कैसी होनी चाहिए, ओवरऑल ग्रोथ, मतलब हर तरीके से वो बेटर परफॉर्म करना चाहिए, तो वो होता है डेवलपमेंट। तो ये हुआ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मीनिंग। अब देखते हैं कि ट्रेनिंग से बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो फ़ायदे ऑर्गेनाइजेशन को भी होंगे और फ़ायदा एम्प्लॉय को भी होगा। ठीक है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय वर्क कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा होगा और उस एम्प्लॉय को भी फ़ायदा होगा जो कि ट्रेंड है, राइट। तो अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पहला, रिड्यूस लर्निंग टाइम। ठीक है, तो अ ट्रेन्ड एम्प्लॉय टेक्स लेस टाइम, है ना, एज कम्पेयर टू अनट्रेन्ड एम्प्लॉय। क्योंकि अनट्रेन जो रहेगा, जिसको ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है, वो ज़्यादा टाइम लेगा किसी भी जॉब को परफॉर्म करने में या किसी भी जॉब को लर्न करने में, किसी न्यू स्किल को लर्न करने में। जबकि जो ट्रेन्ड एम्प्लॉय है वो बहुत कम टाइम में उस चीज़ को सीख जाएगा। कोई भी अगर नया स्किल आता है या नया कोई जॉब आता है तो वो उसको बहुत जल्दी सीखेगा और जो चेंजेस आते हैं उसको भी बहुत जल्दी वो अडेप्ट करेगा। ठीक है, तो ये हुआ रिड्यूस लर्निंग टाइम। क्योंकि टाइम कम लगेगा तो टाइम का सीधा सीधा कनेक्शन कॉस्ट से होता है ना, तो कॉस्ट भी कम लगेगी। इसके बाद बेटर परफॉर्मेंस। ठीक है, कम टाइम लगेगा और परफॉर्म भी जो ट्रेन्ड एम्प्लॉय है वो क्या करता है, अनट्रेन्ड एम्प्लॉय से बेटर परफॉर्म करता है। तो ये हुआ बेटर परफॉर्मेंस। इसके बाद एटीट्यूड फॉर्मेशन। जो ट्रेन्ड एम्प्लॉय है उसका कैसा होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, इनिशिएटिव लेता है। ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे बुरे के बारे में अच्छे तरीके से सोचता है और बेटर परफॉर्म करता है। तो ये हुए ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदे। इसके बाद एम्प्लॉय को क्या क्या फ़ायदे होते हैं, जो ट्रेन्ड एम्प्लॉय है उसका खुद का क्या क्या फ़ायदा होता है अगर उसको ट्रेनिंग मिली हुई है तो फर्स्ट तो बेटर करियर ऑप्शन। अगर उसको बहुत सारी चीज़ें आती है तो उसके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो यहाँ भी जाकर जॉब कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, क्योंकि उसको ट्रेनिंग मिली हुई है, उसको वो चीज़ बहुत अच्छे से आती है, तो वो कहीं पर भी जा सकता है। इसके बाद अर्निंग मोर, ऑब्वियसली उसके पास ट्रेनिंग है, वो ट्रेंड है
उसको चीज़ें आती है तो वो अर्न भी मोर करेगा एज़ कम्पेयर टू अनट्रेंड, ठीक है। जिसको ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है वो उतना अर्न नहीं कर सकता जितना कि एक ट्रेंड एम्प्लॉय अर्न करेगा। इसके बाद लेस चांस ऑफ एक्सीडेंट। अगर कोई जहाँ पर मशीनरी का वर्क होता हो, ठीक है, तो अगर हम किसी अनट्रेड एम्प्लॉय को वहाँ पर इंगेज कर देंगे तो एक्सीडेंट के चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं, बिकॉज उसको ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है, उसको वो चीज़ बेटर तरीके से नहीं आती है। अगर वही चीज़ हम ट्रेन एम्प्लॉय को दें तो वो बेटर परफॉर्म करेगा, ना कि अनट्रेन। तो जो ट्रेन एम्प्लॉय है उसके केसेस में एक्सीडेंट के चांस जो है वो बहुत ही कम होते हैं। तो ये हुए ऑर्गेनाइजेशन को और एम्प्लॉय को ट्रेनिंग के बेनिफिट्स, ठीक है, बेनिफिट्स या नीड्स। इसके बाद आते हैं मेथड ऑफ ट्रेनिंग में, ठीक है। ट्रेनिंग के हमने सीख लिया कि ट्रेनिंग क्या होती है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। अब उसके मेथड देखते हैं कि किस किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। तो देयर आर 2 टाइप्स, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, ठीक है। ऑन द जॉब मतलब क्या, जॉब पे रहते हुए उनको कब ट्रेनिंग कर दी जाती है, वाइल दे आर परफॉर्मिंग देयर जॉब, ठीक है। जब वो जॉब कर रहे हैं मतलब उस काम को करते करते ही वो सीखते हैं, मतलब उनको कुछ पे भी किया जाता है और साथ में वो सीखते भी जाते हैं, ओके। तो इसके अंदर 3 टेक्निक्स आती है। पहला तो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, सेकेंड इंटर्नशिप और थर्ड इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, ठीक है। तो पहला क्या होता है, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर ऐसे जब लोग आते हैं तो उनके साथ में कोई एक छोटा बॉय है ना, इस टाइप का कोई होता है जो कि उनको ऑब्जर्व कर रहा होता है, अपने मास्टर को ऑब्जर्व कर रहा होता है कि वो किस तरीके से वायर लगा रहे हैं ना, किस तरीके से प्लम्बिंग कर रहे हैं। ये छोटे छोटे वर्क वो देख के ऑब्जर्व करके सीखता है। हालांकि उसको कुछ छोटा मोटा अमाउंट पे किया जाता है लेकिन उसको एज अ सैलरी कुछ पे नहीं किया जाता है ना, तो वो सीखता है धीरे धीरे ऑब्जर्व करके। तो उसको हम बोलते हैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, ठीक है, कि वो देख देख के सीखता है पहले, फिर जब वो सीख जाता है तो उसका मास्टर उसको वर्क करने देता है और मास्टर जो है वो ऑब्जर्वर बन जाता है कुछ टाइम के लिए, और फिर जब वो पूरे तरीके से उस वर्क को सीख जाता है तो फिर मास्टर वहाँ से चला जाता है और वो उस काम को फिर परफॉर्म करने लगता है, वो उस जॉब को परफॉर्म करने लगता है। तो इसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, मतलब वो करते करते सीख भी रहा है। इसके बाद आता है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप आपने ये भी वर्ड सुना होगा, इंटर्नशिप जैसे सीए में, सीएस में इंटर्नशिप होती है, सुना होगा आपने। इसमें क्या होगा कि आपका जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं और जो कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं दोनों के बीच में अग्रीमेंट होता है, ठीक है। क्योंकि जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, उनको थ्योरेटिकल नॉलेज तो मिल चुकी होती है, अब टाइम होता है कि उसको हम क्या करें, प्रैक्टिकली अप्लाई करें, ठीक है। लेकिन हमको इतना ज़्यादा नहीं आता है कि हम कहीं पे जाकर सीधे जॉब कर लें और हमको सैलरी मिल जाए। तो हमको क्या करना होता है, इंटर्नशिप करनी होती है, जिससे कि हम सीख सके उस वर्क को कि वो वर्क कैसे होता है, ठीक है। तो जो हमको थ्योरेटिकल नॉलेज हमको मिली हुई है उनको उसको हम क्या करें, प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट करें, प्रैक्टिकली उसको कैसे किया जाता है वो हम सीखें, जिसके लिए हमको एक स्मॉल अमाउंट भी पे होता है उस एम्प्लॉय को, जिसको हम बोलते हैं स्टाइपेंड, ठीक है। वो छोटा सा अमाउंट ज़रूर होता है लेकिन मतलब उसको हम कुछ ना कुछ तो पे करते हैं, ऐसा नहीं कि हम पे नहीं कर रहे। तो ये होती है इंटर्नशिप। इसके बाद इसका कुछ टाइम पीरियड होता है, जो भी पर्टिकुलर वर्क के लिए जितनी इंटर्नशिप लगती है, लाइक 2 ईयर 3 ईयर 1.5 ईयर, जितना भी टाइम वो लगता है। इसके बाद इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ओरिएंटेशन भी आपने सुना होगा ये वर्ड। इसमें क्या होगा कि जो नया एम्प्लॉय आया है उसको बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ, ठीक है, बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ वो कैसे कोऑपरेट करेगा, कैसे उनके साथ बिहेव करेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसको ओरिएंटेशन ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। क्योंकि अगर एक न्यू एम्प्लॉय है तो उसको बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ एडजस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे एम्प्लॉयज़ मिलकर ही ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं, राइट। तो उनको ये सारी चीज़ें न्यू कमर या न्यू एम्प्लॉय को सिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि उसका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन रहे, राइट। तो ये हुआ इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। अब आते हैं ऑफ द जॉब में। ऑन द जॉब में क्या होता था कि हम जॉब करते करते सीखते थे। ऑफ द जॉब में क्या होगा, हमको वर्क पोजीशन से दूर लेके जाया जाएगा और वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, वहाँ पर हमको सिखाया जाएगा, हमको इन द सेंस एम्प्लॉय को, है ना। तो एम्प्लॉय को वहाँ पर सिखाया जाएगा कि वो कैसे उसको ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक। तो ऑफ द जॉब का सबसे जो बेटर है ऑप्शन वो होता है आपका वेस्टिब्यूल स्कूल, ठीक
ओके, वेस्टिब्यूल स्कूल मतलब डुप्लीकेट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, जहाँ पर मशीनरी का वर्क होता है, जहाँ पर बहुत महंगी महंगी मशीनरीज लगी हुई है, अगर वहाँ पर हम एक अनट्रेंड एम्प्लॉय को ले जाएं और उसको बोलें कि आप यहाँ पे वर्क करो, तो वो नुकसान कर सकता है मशीन का, बिकॉज उसको तो चलानी नहीं आती है। ठीक है, कोई अकाउंटेंट है, ठीक है, जो कि अभी ट्रेंड नहीं है, तो उसको भी अगर हम डायरेक्ट हम उसको ओरिजिनल बुक्स दे दें तो वो गड़बड़ी भी कर सकता है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक डुप्लीकेट मॉडल तैयार करते हैं। एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक डुप्लीकेट मॉडल होता है, जहाँ पे डुप्लीकेट मशीनरीज होती है, डुप्लीकेट रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके का पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही वो डुप्लीकेट होता है, सिर्फ ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए उसको रेडी किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल स्कूल। वहाँ पर वो क्या करते हैं, मशीनरी के साथ वर्क करते हैं, अकाउंटेंट जो है वो अकाउंटेंसी करते हैं डुप्लीकेट रजिस्टर में, जो कि सेम ओरिजिनल रजिस्टर का फॉर्मेट होता है, ताकि वो वहाँ पर उस चीज़ को सीख सके और फिर ओरिजिनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर जाके उसको बेटर परफॉर्मेंस जॉब की दे पाए। तो ये होते हैं वेस्टिब्यूल स्कूल, जो कि ऑफ दी जॉब की एक टेक्निक है। तो ये हुए मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। तो अब आई होप कि आपको ये तीनों एलिमेंट्स जो है वो समझ में आ गए होंगे। पहला क्या था, रिक्रूटमेंट, सेकंड सिलेक्शन, और थर्ड फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।